हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। जैसे जैव भार क्या होता है, जैव ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जैव ऊर्जा क्या होती है। ये सब चीज़ें जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है। हमारे कभी प्री में क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, कभी मेंस के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम अगर कंक्लूज़न लिखना रहता है तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अगर जैव ईंधन पर, जैव ऊर्जा पर हमें अगर कोई एक शॉर्ट निबंध लिखने के लिए आ जाए तो हम लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कवर करेंगे जैव भार को। जैव भार यानी बायोमास क्या होती है। दूसरा हम लोग कवर करेंगे जैव ईंधन क्या होता है। तीसरा इसमें हम कवर करने वाले हैं दोस्तों जैव ऊर्जा के बारे में। और चौथा हम इसमें करेंगे जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है जीवाश्म ईंधन को लेकर के। हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जैव ईंधन, जैव ऊर्जा का जैव ईंधन से क्या संबंध है, और इनका जैव भार से क्या संबंध है, और इन तीनों का इससे क्या संबंध है, क्या ये अलग है, क्या ये एक ही साथ हैं। ये सब चीज़ों को हम समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपने टॉपिक जैव भार की ओर चलते हैं। हम समझते हैं कि जैव भार अर्थात बायोमास क्या होता है। वन वातावरण से CO2 को अवशोषित कर इसे बायोमास में परिवर्तित करते हैं। बायोमास पेड़ पौधे के भीतर रहने वाले जीवों के द्रव्यमान को संदर्भित करता है, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द ट्री। तो अब जो CO2 को अवशोषित कर इसे बायोमास में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं जीवित होते हैं। सबको पता है दोस्तों कि पेड़ पौधे जो होते हैं जीवित होते हैं, क्योंकि उनमें उनमें भी सेल्स होती हैं, उत्तक होते हैं। और पत्तियां भी जीवित होती है, उनमें भी सेल्स होते हैं। और इन सेल्स में, पत्तियों के सेल्स में ग्रेनास्टोमा होती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं जीवित होती है। इनका एक द्रव्यमान होता है, अर्थात ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके माध्यम से अपना भोजन बनाती हैं। और भोजन बनाने के पश्चात इनका जो कार्बन होता है वो इनके अंदर स्टोर रहता है, और वही क्या कहलाता है, जैव भार कहलाता है। मतलब ये आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये एक पेड़ है, मान लीजिए। मान लीजिए ये एक पेड़ है। मान लीजिए ये एक पेड़ है, और इस एक पत्ती समझ लीजिए ये है पत्ती। तो पत्तियों में दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रेना, स्ट्रोमा, ये सब चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है कि प्रकाश, यहाँ पे एक मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, और सूर्य से सनलाइट अर्थात प्रकाश मिल रहा है। सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, और जड़ों से इन्हें पानी मिल जाता है, H2O मिल जाता है। तो यहाँ पे क्रिया होती है, यानी कि इन्हें जल मिल गया, और ये वातावरण से CO2 ले लेती हैं। और CO2 लेने के पश्चात प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। तो अब ये निर्माण क्या करती हैं, भोजन, और प्लस O2। ये जो O2 होता है हमारे लिए उपयोगी होता है, और ये जो भोजन बनाती हैं इस भोजन में कार्बन की मात्रा रहती है, और ये भोजन जो होता है इनके लिए आवश्यक होता है।
और इनमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, यही भोजन को पत्तियों तक, पेड़ के हर एक अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं दोस्तों, ये पेड़ जो होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं जो है ऐसा करके मिलकर के बनी होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, द्रव्य, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं जो कि जीवित होती हैं। पेड़ों में, पत्तियों में क्रेना, स्ट्रोमा, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जीवित होती हैं, जो इनके लिए कार्बन यानी कि भोजन आवश्यक होता है। और इनके भोजन में कार्बन होता है, जो कि कार्बन स्टॉक में मैंने बताया दोस्तों कार्बन कैसे स्टॉक होता है। ये वाला वीडियो मैंने बना चुका है दोस्तों कार्बन स्टॉक के लिए वन रिपोर्ट में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और तो ये जो भोजन होता है इनकी जा कर के ये स्टोर होता है, इनके भोजन इसी में स्टोर रहता है। तो ये जो कार्बन की मात्रा इसके अंदर स्टोर रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव भार कहते हैं। क्योंकि वो चीज़ें जो इन जैव भार कहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों इन ऊतकों के लिए, सेल्स के लिए, ग्रेनास्टोमा, इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, अर्थात भोजन के, अर्थात पेड़ के हर एक अंग के लिए ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि दोस्तों जैव भार क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो जैव भार होता है दोस्तों, इसके दो घटक होते हैं, यानी कि दो तरह से इसे विभाजित किया गया है। एक एजीबी होता है और दूसरा बीजीबी होता है। एजीबी का मतलब होता है एबव ग्राउंड बायोमास, एबव ग्राउंड बायोमास, और बीजीबी का मतलब होता है बिलो ग्राउंड बायोमास। एजीबी जो होता है भूमि के ऊपर, अर्थात भूमि के ऊपर जो जैव भार होता है, और इसका मतलब हो गया बीजीबी का मतलब भूमि के ऊपर जो जैव भार हो गया। तो वर्तमान में जो हमारी वन रिपोर्ट 2021 है, उसमें इसके ऊपर फोकस किया गया है दोस्तों, एजीबी के ऊपर। तो अब जो भूमि के ऊपर जो जैव भार होते हैं उसे समझिए। जैसे वृक्ष, आपको वृक्ष देखने को मिलेगा भूमि के ऊपर। मृत काष्ठ आपको देखने को मिलेगा भूमि के ऊपर। कूड़ा करकट जैसा कि पत्तियां जंगल में आप देखने को देख सकते हैं। इसके अलावा झाड़ियाँ होती हैं, ये क्या होती है, भूमि के ऊपर, जो ये चारों के चारों भूमि के ऊपर जैव भार है। दूसरी चीज़ कि भूमि के नीचे बीजीबी, तो भूमि के नीचे एक तो पेड़ों की जड़ें होंगी और दूसरा मृदा कार्बन होगा। तो इसे हम लोग एक चित्र में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा ट्री। तो ये जो ट्री है, ये हमारा पेड़ भूमि के ऊपर जैव भार है, पहला। दूसरा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं झाड़ियाँ हैं भूमि के ऊपर। तीसरा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मृत काष्ठ भूमि के ऊपर है, मृत काष्ठ। चौथा, यहाँ पे पत्तियाँ जो कूड़ा करकट के रूप में दिख रही हैं आपको, ये क्या है, भूमि के ऊपर जैव भार। और दूसरी चीज़ मैंने बताया दोस्तों कि बीजीबी बिलो ग्राउंड बायोमास, यानी कि भूमि के नीचे कौन सी होती है। तो भूमि के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड़ों की जड़ें हैं, ये पेड़ों की जड़ें यहाँ पे भी हैं और पेड़ों की जड़ें यहाँ पे भी हैं। तो ये है बिलो ग्राउंड बायोमास, यानी कि भूमि के नीचे जैव भार। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो पृथ्वी, ये तो ऊपरी परत है ज़मीन की। इसके अलावा ये एक निचली परत है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जैव भार रहता है। कुछ चीज़ें दबी रहती है ज़मीन के नीचे, वो भी जैव भार बन जाती हैं, वो भी जैव भार कहलाती है। तो भूमि के नीचे ये क्या है, कार्बन, मृदा कार्बन है, तो ये भी क्या कहलाता है, भूमि के नीचे जैव भार कहलाता है। तो वर्तमान संदर्भ में हम जो वर्तमान संदर्भ है उसमें हम लोग वृक्ष के बारे में, इसके अलावा झाड़ियों के बारे में, इसके अलावा मृत काष्ठ और ये करकट है, इन सभी के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके संबंध में अध्ययन किया गया है कार्बन स्टॉक के बारे में जानने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आपका जैव भार समझ में आ गया होगा, बायोमास। आगे बढ़ते हैं। अब जैव भार हमने ये समझ लिया दोस्तों कि जैव भार क्या होता है। अब ये समझिए कि जैव ईंधन क्या होता है। जैव भार से जैव ईंधन बनाया जाता है और जैव ईंधन से जैव ऊर्जा यानी कि बायो एनर्जी प्राप्त होती है, यानी कि जैव भार। अब जैव भार में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे क्या देख सकते हैं हम, जेट्रोफा देख सकते हैं, हमें ये मिलता है। इसके अलावा गन्ना
है ना, जिससे हम लोग बायो एथेनॉल बनाते हैं, मक्का बायो एथेनॉल बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो हम लोग जैव भार से क्या बना रहे हैं, जैव ईंधन बना रहे हैं। अब इस जैव ईंधन का जब हम लोग दहन करते हैं तो इससे क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा मिलती है। कैसी ऊर्जा मिलती है, जैव ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैव ईंधन, अर्थात यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दहन से क्या मिल रहा है, जैव ऊर्जा मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों जैव ईंधन, हमने जैव भार से जैव ईंधन बनाया। अब जैव ईंधन किस प्रकार के, जैसे कि बायोडीजल हो गया और बायो एथेनॉल हो गया, है ना दोस्तों। बायोडीजल हो गया, बायो एथेनॉल हो गया। तो अब देखते हैं कि बायोडीजल किससे बनाया जाता है और बायो एथेनॉल किस चीज़ से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप बायोडीजल देख सकते हैं, बायोडीजल है ये है जेट्रोफा, ये है जेट्रोफा का फल और ये है इसका बीज। इस बीज से ही हम लोग क्या बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप सोयाबीन देख सकते हैं, इस सोयाबीन के बीज से हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल। यहाँ पे सूरजमुखी देख सकते हैं दोस्तों, इससे हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं। और ये है करंज, इससे भी हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं। दूसरी चीज़ बायो एथेनॉल। तो यहाँ पे आप मक्का देख सकते हैं, इस मक्के से हम लोग क्या बनाते हैं, बायो एथेनॉल। यहाँ पे गन्ना देख सकते हैं, गन्ने से बायो एथेनॉल बनाया जाता है। यहाँ पे गेहूँ देख सकते हैं, गेहूँ से क्या बनाया जाता है, बायो एथेनॉल। अक्सर इस तरह की खाने वाली चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर बायो एथेनॉल बनाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये एक्चुअली में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एक जैव भार के अंतर्गत आएंगी दोस्तों, जैव भार। अब जैव भार का जो प्राकृतिक रूप है आपने उसमें परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या किया उसमें, अब मक्का से, गन्ना से, गेहूं से आपने बायो एथेनॉल बना दिया। तो प्राकृतिक रूप को परिवर्तित करके आपने ये बनाया। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी ये जैव भार ही हैं, ये सारी की सारी, ये जो सूरजमुखी है, करंज है, सोयाबीन है, जेट्रोफा है, ये क्या है, जैव भार है, बायोमास है। अब इन बायोमास के रूप में आप परिवर्तित करके क्या बना लिए हैं, बायोडीजल बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों ये चीज़ है जैव ईंधन, तो आप जैव ईंधन का परिभाषा आप स्वयं खुद लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कि जो जैव भार होता है, जैव भार से हम इसे प्राप्त करते हैं, जैव भार से प्राप्त किया जाता है। अब जैसे करके आप लिख सकते हैं या इसके रूप में परिवर्तन करके प्राप्त किया, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं बायो एथेनॉल, बायोडीजल, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं। अब जब हम इनका दहन करते हैं, इनका दहन करने से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा किस प्रकार होती है, ये जब हम इसका दहन करेंगे तो इसे हम जब जलाएंगे तो क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा किस प्रकार मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, विद्युत या गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा आप स्वयं खुद लिख सकते हैं। जब जैव ईंधन को जलाया जाता है, जैव ईंधन से जैव ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कैसी उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपको ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको जैव भार भी इजीली समझ में आ गया होगा और जैव ऊर्जा भी इसमें समझ में आ गई होगी। और ये समझ में आ गया होगा कि जैव ईंधन का जैव भार से क्या संबंध है और जैव ऊर्जा का इससे क्या संबंध है। तो यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हमने पढ़ा ये सारे के सारे क्या हैं, बायोमास है। ये सब के सब क्या हैं, ये सारी की सारी बायोमास है। तो आपने सबसे पहले पढ़ा जैव भार यानी बायोमास, जैव भार। अब ये आपने जैव भार तो समझ लिया, जैव भार के रूप में परिवर्तित करके आपने क्या बनाया दोस्तों, ये क्या है आपका बायो एथेनॉल, अर्थात आपने बनाया जैव ईंधन बनाया, जैव ईंधन बनाया, ये आपने जैव ईंधन भी बना लिया। अब इस जैव ईंधन को जब आप दहन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। किस प्रकार की ऊर्जा, जैव ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों जैव भार क्या होता है, ये समझ में आ गया। जैव भार से आपने बना लिया जैव ऊर्जा, जैसे बायो एथेनॉल। अब इसको आप दहन करेंगे, दहन करने से क्या मिल जाएगा, जैव ऊर्जा मिल जाएगी, यानी कि एनर्जी मिल जाएगी। और एनर्जी कैसी मिल जाएगी, या तो आपको ऊष्मा के रूप में मिलेगी
या विद्युत के रूप में मिलेगी, ऊष्मा के रूप में मिलेगी, विद्युत के रूप में मिलेगी। ये सब चीज़ें, जैसे पेट्रोल होता है उसके दहन से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार ये होता है। और अभी जो है वर्तमान में हरित नीति भी चल रही है, हरित जैव ईंधन के बारे में भी चर्चा चल रहा है दोस्तों। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको ईजी समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं कि जैव ईंधन में ईंधन में क्या अंतर होता है। तो जैव ईंधन जो होता है दोस्तों, जैव ईंधन ये जीवाश्म से बना, जैव ईंधन जो होता है जैव भार से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैव भार से बनाया जाता है और यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, अर्थात इसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपको, मान लीजिए आपने करंज या जेट्रोफा या सोयाबीन की खेती की बहुत सारी, तो इससे आप दोबारा इस जैव ईंधन को बना सकते हैं दोस्तों। अब कैसे बना सकते हैं? बायोडीजल बना सकते हैं, बायोडीजल आप बना सकते हैं दोस्तों, बायोएथेनॉल आप बना सकते हैं। और ये तो हो गई आपकी जैव ईंधन। लेकिन अगर यहीं पे आप जीवाश्म ईंधन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन में क्या अंतर होता है, यानी कि ये तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, इसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं और इसे जैव भार से बनाया जाता है। अब ये जो जीवाश्म ईंधन होता है ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, पहली चीज़। और ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी कि आप इन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ें। यानी कि एक इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, आप एकदम इजीली समझ जाएंगे कि ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन हजारों करोड़ों साल में बनते हैं, जमीन में क्या रहते हैं, दब करके, जमीन में दबकर। अर्थात ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं दोस्तों, ये भी जैव भार से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो जैव भार होता है ये ज़मीन के, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं हजारों करोड़ों ताप दाब की वजह से, ये क्या होता है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो जिन्हें हम खनन करके इसे प्राप्त कर लेते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस था दोस्तों। बस जीवाश्म ईंधन में आपको ये समझना था कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। जीवाश्म ईंधन जो होता है हजारों करोड़ों साल बाद, हजारों करोड़ साल में बनते हैं और ये प्राकृतिक रूप में विद्यमान रहता है और ये पुनः इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आप पेट्रोल को बना सकते हैं, कोयला दोबारा बना सकते हैं सेम टू सेम? नहीं बना सकते हैं दोस्तों। क्या आप पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। डीजल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं बना सकते हैं हम इसे। लेकिन हम जैव ईंधन को बना सकते हैं, जैसे कि बायो एथेनॉल, बायोडीजल, ये सब चीज़ों को हम बना सकते हैं, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इसे हम जैव भार से बनाते हैं। जबकि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, हजारों करोड़ साल बाद बनते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।